सरकार के तमाम दावों के बावजूद इस वक्त भी देश के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों की तादाद में मजदूर सड़कों पर मौजूद हैं, अपने अपने घर की तरफ जा भी रहे हैं, कुछ इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मजदूरों के घर जाने से ज्यादा जरूरी इस वक्त सियासत लग रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 1000 बसों को चलवाने की इजाजत मांगी थी। योगी सरकार ने इन बसों की लिस्ट पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस ने उन्हें जो गाड़ियों की लिस्ट दी है उसमें 1000 गाड़ियां बसेज नहीं बल्कि टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस और ट्रक हैं और 279 गाड़ियों का इंश्योरेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही योगी सरकार ने बाकी बसेस को चलवाने की इजाजत भी नहीं दी। योगी सरकार ने स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर भी एफआईआर दर्ज करवा दी है। इस पूरी सियासत के बीच 3 दिन बर्बाद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में मजदूर आज भी अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। बसेस का क्या हुआ यह हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सुनते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। अब हुआ यह है कि 4 बजे तक की जो डेडलाइन दी थी प्रियंका गांधी ने वो खत्म हो चुकी। 4 बजे वो कांग्रेस की बसेस वापस चली गई हैं। मेरे साथ हैं कल्याणी शंकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। कल्याणी, 4 बजे बसेस वापस चली गई हैं जो 2 दिन इंतजार करती रहीं, जिनको योगी सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। उल्टे ये कहा कि इन तमाम बसों को, 800 से ज्यादा बसों को लखनऊ भेजिए इनकी चेकिंग के लिए। वैसे कायदे से तो वो अपने अफसरान को भेज सकते थे गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, जहां से आगरा डिस्ट्रिक्ट में जानी थी, वो वहां आकर चेकिंग कर लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि 800 से ज्यादा बसेस, 875 बसेस आप लखनऊ भेजिए, मतलब खाली बसेस को भेजिए। तो ये जो अब कांग्रेस की बसेस वापस चली गई हैं, इसका राजनीतिक फायदा आप किसे देखती हैं, कांग्रेस को या योगी सरकार को, बीजेपी को? मैं राजनीतिक फायदा इसलिए कह रहा हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि ज्यादा जरूरी मजदूर हैं। राजनीतिक फायदा इसलिए कह रहा हूं कि दोनों पार्टियां सियासत भी कर रही थी इस पर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं विनोद। एक्चुअली जो योगी जी ने इतना दिन बसेस को कहां कहां बेच के अपना लेबर को लेके आया, अभी हाथ में आपके साथ 1000 बसेस हैं, फिर उनको कम से कम 500 तो ले लो। फिर वो कहां से, आपने जैसे कहा, नोएडा से ले लो, गाजियाबाद से ले लो, कहीं से ले लो, ये तो कर सकते थे। और कांग्रेस भी राजस्थान से और कहीं से बसेस को तैयारी करके वहां भेजा है। दोनों अपना वोट बैंक को लेके ही काम कर रहे थे। तो इस वजह से अभी देखिए कांग्रेस का क्या हो सकता है। वो लेबर इनमें ले गया तो इनका बहुत पॉलिटिकली फायदा होगा, क्योंकि कल को जो जितने लोग उनका बसेस में गए वो सबको ये याद रहेगा, तो जिंदगी भर याद रहेगा कि उनको जहां से लेके आया वो कांग्रेस ने लेके आया। इस वजह से कांग्रेस का वोट का फायदा हो सकता है। लेकिन वो जो इसके इंटेंशन से किया था वो थोड़ा फेल हो गया। योगी जी ने अनुमति नहीं दिया, तो उधर में योगी जी का तो थोड़ा इस वजह से उनको कैसे भी वापस जाना नहीं है, इस वजह से योगी जी ने पॉलिटिक्स किया है। तो दोनों ये पुअर माइग्रेंट लेबर को रख के पॉलिटिक्स करना बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अभी ये सब उनको वापस ले लो, उसके बाद जो पॉलिटिक्स करना कर लो। उनका कितने लोग हजारों किलोमीटर पैदल जाके, बच्चों को ले जाके, सामान ले जाके, इट्स हार्ट रेंडरिंग। आप देखिए टीवी में कितने बार, हम तो नहीं जा पाए, लेकिन उधर देखने से रियली इट्स, आई हैव नेवर सीन सच हॉरिबल सीन्स इन ऑल माय लाइफ। इट्स रियली बैड। तो इन दोनों को अपना अपना वो पॉलिटिक्स छोड़ के लोगों के लिए काम करना था। तो ये कांग्रेस का तो वो फायदा मिलना था, वो नहीं मिला है। बीजेपी का भी इसमें नुकसान होगा, क्योंकि लोग को ये मालूम हो जाएगा कि ये योगी जी ने इनको अनुमति नहीं दिया। जी कल्याणी,
हकीकत यह है कि इस वक्त फोकस होना चाहिए जो मजदूर हैं, जो अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं, उनको किस तरह से उनके घर भेजा जाए। प्रायोरिटी, प्राथमिकता, फोकस इस पर होना चाहिए। लेकिन बहुत ही एक आला दर्जे की गिरी हुई राजनीति इस वक्त चल रही है। हम आगे बढ़ते हैं। सरकारों की तरफ से कोई मदद न मिलने के कारण आज भी उत्तर प्रदेश में 20 लाख प्रवासी अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट कहती है कि अकेले गाजियाबाद में 70,000 से ज्यादा जो मजदूर हैं, जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, फंसे हुए हैं। 70,000 से ज्यादा सिर्फ गाजियाबाद में। ट्रकों में, कंटेनर्स में, टेम्पो में बोरियों की तरह, जानवरों की तरह लदकर मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिसके कारण कई मजदूरों की जान अब तक सड़क हादसों में भी जा चुकी है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 300 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 300 मजदूरों की मौत। मजदूरों के लिए जो श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं, जो बसें चलाई गईं, उसके पैसे भी इनसे ही लिए गए। जिनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, वो पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े। पैदल चलते मजदूर गाड़ियों के नीचे आए, कोई घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिए। न जाने कितनी बार इन बेकसूर मजदूरों को पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी हैं, अभी भी खा रहे हैं। राहत पहुंचाने के नाम पर 50 दिनों बाद इन मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने मुफ्त अनाज का ऐलान तो किया, लेकिन सड़क पर चलते इन मजदूरों को देखकर यही लगता है कि सरकार जैसे इनकी परेशानियों को और इनको भी अनदेखा कर चुकी है। इस सिस्टम ने कुछ ही दिनों के अंदर ही उनके बुनियादी अधिकार छीनकर उन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये तो जनता ही है जो जनता के काम आ रही है। कल्याणी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, लाखों की तादाद में मजदूर इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन इनके लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ये जो इनसेंसिटिविटी है, संवेदनहीनता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सरकार की नीयत नहीं है, या वो मजदूरों को रोक कर क्यों बैठी हुई है, रोकना क्यों चाह रही है? मेरा हिसाब से तो इसमें थोड़ा मेसअप हो गया। प्लानिंग ठीक से नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसमें बहुत फेल हो गया। जो ब्यूरोक्रेसी है उन लोग भी इसको ठीक से प्लान नहीं किया। देखिए, आप इनको पता है कि मजदूर लोग कहाँ कहाँ हैं। उनका 1 महीना तक, 2 महीना हो गया अभी, 2 महीने में जाके कहाँ कहाँ है उनको लिस्ट लेके उनको बोलेंगे कि आप इतना दिन इस टाइम पर आप स्टेशन में पहुंच जाओ, आप अपना घर जाओगे, तो ये बहुत आराम से कर सकते थे। वो नहीं किया, इनको शेल्टर में रख दिया। शेल्टर में जाने से और आसान है, उनका कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा है। फिर ये कुछ प्लानिंग नहीं किया। उसके आगे जो रिलीफ दिया अभी माइग्रेंट लेबर को, वो भी उनका हाथ तक कैसे पहुंचेगा? उनको लोन के लिए इंतजाम किया। लोन के लिए वो कहाँ बैंक जाएंगे? अभी उनका कैश चाहिए, कैश नहीं मिल रहा है। उनको कम से कम 5,000 हाथ से दे सकते थे। वो कहाँ जाएंगे? वो घर जाने के बाद खाना कैसा है? अनाज देने से उनको जो कोयला कहाँ है और दूसरा गैस कहाँ है, वो कैसे पकाएंगे? ये सब प्रॉब्लम बहुत है। रोड में चलते चलते उनको क्या करेंगे? वो घर जाने तक तो और 1 महीने लग जाएगा, ऐसा लग रहा है। इसलिए वो बहुत मेसअप हो गया। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसमें बड़ा फेल हो गया। इनको थोड़ा सा, इतने लोग, इतने लाखों लोग, मिलियन माइग्रेंट लेबर, उनके लिए आप इतना नहीं कर सके तो पूरा कंट्री को कैसा आप संभालेंगे? जी, सिर्फ प्रवासी मजदूर और गरीबी नहीं, कोरोना वायरस ने पूरी वर्किंग क्लास को प्रभावित किया है। मजदूर तो सड़कों पर हैं ही, इसलिए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तनख्वाहों में कटौती हो रही है, तो कहीं तनख्वाह मिल ही नहीं रही है। पहले मोदी सरकार ने आदेश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान कंपनियां कर्मचारियों को पूरा वेतन देंगी, लेकिन सरकार ने अपने इस आदेश को भी वापस ले लिया है। भारत की एक बड़ी आबादी इस वक्त अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। सरकार की तरफ से दी गई राहत का जो राशि है, जो रकम है, वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात जैसे कई राज्यों में जो लेबर लॉज हैं, श्रम कानून हैं, उनमें भी बदलाव कर दिया गया है और काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, ओवर टाइम मना कर दिया गया है वगैरह। सरकार ने जिस राहत पैकेज का ऐलान किया, उसे कई सेक्टर्स ने नाकाफी बताया है। बहुत ज्यादा बड़े अर्थशास्त्रियों, विपक्षी दलों ने बार बार ये अपील की कि इस वक्त लोगों के हाथों में पैसा होना जरूरी है, जैसा कि कल्याणी भी कह रही है हमारी मेहमान, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ऐसी पहल नहीं की है। केंद्र सरकार ने अपने राहत पैकेज में राहत को कम, कर्ज को ज्यादा अहमियत दी है। कल्याणी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है
क्या सरकार ने अपने पैकेज में क्रेडिट के अलावा वर्किंग क्लास को कोई दूसरी राहत पहुंचाई है? आपकी निगाह में कुछ आता है सिवाय इसके कि चलिए आप कर्ज लीजिए, जैसे कि आप बता रही थी, इसके अलावा कोई और राहत भी दिखती है आपको? नहीं दिख रहे हैं। देखिए, ये जो गांव चले गए फिर इनको वापस कैसा बुलाएंगे? उनका सबसे ज्यादा इस समय लगा कि सिक्योरिटी नहीं है। वापस आने से उनका वो काम में रहना, वो सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। इसलिए माइग्रेंट लेबर वापस आएगा नहीं आएगा, उसका वजह से इकोनॉमी का क्या नुकसान होगा, ये सब एक तरफ है। दूसरा तरफ जो रिलीफ दिया, ये सब मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का है। इमीडिएटली उनको चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपने भी कहा, पैसा चाहिए। वो जाके कुछ भी सामान लेना, घर चलाना, बच्चों को कुछ भी देखना, तो इतना दूर चल के आया, उनका थकावट है, ये सब देखने के लिए इनको पहले कैश दे दो। कैसे भी, स्टेट गवर्नमेंट दो, सेंट्रल गवर्नमेंट दो, कोई भी दो, लेकिन उनको कैश पहले तो पहुंचा देना चाहिए। और दूसरा राहत, आप नरेगा का बात बोल रहे हैं, वो नरेगा के लिए तो इनके पास पहले इनको आधार कार्ड है कि नहीं पता नहीं है। आधार के बिना कोई काम नहीं चलता है। फिर उसके आगे इनका क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो अपलोड करो बोलता है। अपलोड कैसे? पुअर गरीब लेबर जाके करेंगे। दिल्ली में भी यही बस्ती में जाइए आप, उनको अपलोड करने का तरीका ही मालूम नहीं। बहुत सारे एनजीओ जाके उनको मदद कर रहे हैं। सो इस वजह से उनको थोड़ा आसान तरीका से कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और विलेज है ना, पंचायत, इन लोग को थोड़ा ज्यादा अधिकार। आप ना ओडिशा में देखिए, नवीन पटनायक जो विलेज पंचायत को कलेक्टर का जितना अधिकार उतना अधिकार दे दिया, तो वो लोग आराम से काम कर रहे हैं। तो ऐसा बाकी लोग भी करने से थोड़ा कुछ तो फायदा होगा। तो ये सब सीखने वाला चीज है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट सीख सकते हैं इनको। लेकिन वो पुअर स्टेट, पुअर गरीब लोग, वहां से माइग्रेंट लेबर है, वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, यही स्टेट से लोग जाते हैं। उन्हीं को ज्यादा इनको दिखना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा। जानवरों को जैसा आप बोल रहे हैं, वो जो कैसे ट्रक में जा रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है।